सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। और हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है प्यारी बुआ और उतनी ही प्यारी राजुल दीदी का स्वागत है कार्यक्रम में। अरे वाह क्या बात है। तो भाई देखा? प्यारी बुआ की जितनी भी भतीजियां हैं वो सब उतनी ही प्यारी होंगी, ये तो बात हाँ, बिल्कुल लो हम यही बुआ तो... का ही वर्ल्ड फेमस कहने वाले थे। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये प्यार जो है जहाँ से बहता है, जहाँ से शुरू होता है, जहाँ जड़ में प्यार होता है तो फिर पत्तों में, डालियों में, अपने आप फूलों में प्यार आ ही जाता है। वही खुशबू, जड़ का ही खास महत्व होता है। वही खुशबू, वही रंगत, सब कुछ आ जाती है। यही तो हम कह रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि भाई जैसी परवरिश वैसे ही आगे बच्चे निकलते हैं, और जो देखते हैं अच्छा तो अच्छा ही अच्छा करते चले जाते हैं। तो अच्छा ही अच्छा करने की जब बात आ रही है तो आज और हम क्या अच्छा करने जा रहे हैं, बताओ राजुल बेटा। आज तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा 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 और बहुत अच्छा। भाई बुआ कहाँ से शुरू करें? पहले हम घूमने की बात करेंगे तो आप कहेंगे तुम्हें हर समय घूमना ही सूझता है, लेकिन हम अपने को रोक नहीं पा रहे। हमें मालूम है घूमोगी तो है ही है तुम, तो काहे रुक रही हो? फिर चलो। तो आज तो हम एक बहुत ही भव्य, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कला की राजधानी जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, संगीत में, साहित्य में और साथ ही साथ शिक्षा के मामले में बहुत आगे, और धर्म दर्शन की स्थली भी है। काशी नगरी वाराणसी जिसे कहते हैं, वहां तो घूमेंगे ही क्योंकि वर्ल्ड फेमस है ये जगह। ये वो वाला नहीं है मुहावरे वाला, ये सचमुच वर्ल्ड फेमस है। सही बात है। कितने सारे वहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं, और आते हैं तो वहीं के होकर भी रह जाते हैं। ये भी देखा गया है। कबीर की नगरी है, भारतेंदु बाबू की नगरी है ना? तो किस किस की कहा जाए, तुलसीदास ने वहां पर रचा रामायण। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जगहें हैं। सुबह काशी और शाम अवध। हाँ। सुबह बनारस, शाम अवध। हाँ। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली भी है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद अब तुम इतना घूमने लगी कि बाकी काम ही भूल जाते हो। दिक्कत यही है तुम्हारे साथ, हम यही कह रहे थे। और क्या करना बताओ? बिल्कुल हम नहीं भूले हैं। बुआ वैसे एक बात ये है कि ये जो आपके सूट का कलर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम कह रहे हैं काम की बात और तुम तारीफ कर रही हो। चापलूसी मत करो भाई। यही तो बात है ना कि चापलूसी क्या है और प्रशंसा क्या है, ये बात बहुत से लोग फर्क नहीं कर पाते। और कई बार वो ऐसा होता है ना कि इसी चक्कर में ये होता है कि अगर कोई सच्ची प्रशंसा भी कर रहा होता तो उसमें भी हम बहुत अपने एंटीने खड़े कर लेते हैं और सोचते हैं कि अरे इससे तो सावधान रहना है। जैसे कि हमारे बहुत सारे साथियों ने भी लिख के भेजा है कि चापलूस ये होता है, चापलूस वो होता है। पर भाई चापलूस पहचानिए, लेकिन ये भी तो जान लीजिए कि कई बार हम सच्ची प्रशंसा करने वालों को भी, अपने प्रशंसकों को भी ये सोचकर उनसे दूर भागते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है झूठी मूठी तारीफ करके हमें चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है। चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा ना, चने के झाड़ पर चढ़ाए चाहे पुदीने की झाड़ पर, चौकन्ना तो रहना पड़ेगा क्योंकि गिरोगी धड़ाम से तो तुम ही बिटिया, है कि नहीं? हम तो भैया नहीं चढ़ते बढ़ते। लेकिन हाँ, चापलूसी और प्रशंसा में क्या फर्क है ये तो बताना हमारी जिम्मेदारी है भाई। हम तो बता दे रहे हैं, ये हम बताएंगे भी, और थोड़ा संभल के सब लोग रहें। लेकिन संभल तो आप तब नहीं सकते जब आपको ससुराल जाना पड़े पहली बार। पहल कुछ करना पड़े तब भी, कोई भी ना कुछ भी करना पड़े, मतलब पहल रसोई छूना। पहल अगर पुरुष हैं तो पहल जब वो जाते हैं ससुराल विदा कराने के लिए, या कुछ ऐसे किसी और मौके पर जब जाते हैं, पहल उनका ससुराल में जो पहली बार कुछ खाना, कुछ पीना, या कुछ किसी पिकनिक पर जाना, या पहल ससुराल में सिनेमा देखने जाना सबके साथ। हाँ। अच्छा राजुल बेटिया, ये भी तो हो सकता है ना कि भाई आपका विवाह रहा और वहाँ कोहबर में आपसे छंद वंद कहने को कहा गया, वही याद कर लीजिएगा। हाँ? उस समय क्या हुआ, वो भी तो पहली बार आपने कभी किसी के सामने गाना सुनाया होगा, या ससुराल में आपने पहली बार छंद सुनाया होगा, जब सारी सालियां पीछे पड़ जाती हैं और घेर के खड़ी हो जाती हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि अगर यहाँ से भागना है तो कैसे भागा जाए। हाँ। तो उस समय आपका क्या हाल हुआ वो बताइएगा। और बाकी हमारी बिटिया जो हैं और बहुरिया सब है ना, वो सब तो बहुत सारे उनके अनुभव रहते हैं और बड़े जबरदस्त रहते हैं, वो भी बताएंगी। और हम सुनवा देते हैं ये गीत।
जा रे जा दीवानी जा, जा जा रे जा दीवानी जा। मैंने एहसान किया, दिल जो कुर्बान किया, बढ़ बढ़ के बातें न बना। जा जा रे जा दीवाने जा, जा जा रे जा दीवाने जा। शोला बन के तुझको जला दूंगी बलम। बुरा है मेरा गुस्सा जवानी की कसम, मैं शोला बन के तुझको जला दूंगी बलम। है भेजा मेरा ठंडा नहीं है मुझे गम, मैं पानी बन के तुझको बुझा दूंगा सनम। इतना गुरूर ना कर, मुझको मजबूर ना कर, वरना चखा दूंगी मजा। जा जा रे जा दीवानी जा, जा जा रे जा दीवाने जा। बनेगी जो तू नागन तो मैं भी मेरी जान, सपेरा बन के कर लूंगा बस मैं तुझे। दिल के छोड़ सैया, यूं ना मरोड़ गैया, दिल के ऐसे न सता। जा जा रे जा दीवानी जा, मैंने एहसान किया, दिल जो कुर्बान किया, बढ़ बढ़ के बातें न बना। जा जा रे जा दीवानी जा, मैंने जो चाहा तुझको अपना बनाया तुझको, इस पे अकड़ता है क्या। जा जा रे जा दीवानी जा। कितनी सारी बातें होती हैं जब हम कहीं घूमने जाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो हमें तो यही लग रहा है, ये वाली जो लाइन है, जा जा रे जा दीवाने जा, तो चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने तुमसे कहा कि गाना सुनवा दो, तो ये गाना तुमने बढ़िया वाला सुनवा दिया, बहुत बढ़िया सुनवा दिया। आप कहाँ घूमने चले बताओ? हमने जो कहा था ना, जहाँ पर जाने के लिए और जिसके लिए हमारे सभी श्रोताओं ने कितने ढेर सारे अपने कमेंट्स भेजे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि वाराणसी या काशी का विस्तार गंगा नदी के दो संगमों, एक वरुणा नदी से और दूसरा असी नदी से संगम के बीच बताया जाता है। इन संगमों के बीच की दूरी लगभग करीब 2.5 मील है। इस दूरी की परिक्रमा हिंदुओं में पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। इस यात्रा का समापन साक्षी विनायक मंदिर में किया जाता है। वाराणसी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। गंगा के अलावा बाणगंगा, वरुणा, गोमती, करमनासा, गड़ई, चंद्रप्रभा प्रमुख हैं। क्या बात है भाई, ये तो हम बराबर कहते हैं और हमने कहा भी था पहले कि हमारे साथी लोग इतनी अच्छी तरह से सब विस्तार से बातें लिखकर भेजते हैं, इतनी ज्यादा जानकारी हमारे साथी लिखकर भेजते हैं। राजुल बिटिया, अच्छा बहुत लगता है भाई, दिल खुश हो जाता है भाई। देखिए, जैसे कि कहा था ना बुआ आपने कि देश विदेश में वर्ल्ड फेमस है, तो जो अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन है, उन्होंने लिखा कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और जब हम सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। तो भाई यही सबसे पुराना जीवित शहर है, सबसे पुराना जीवित शहर है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि इससे भी पुरानी और भी चीजें हैं विश्व में, लेकिन जीवित शहर है जो बराबर बसा रहा और लोग इसमें मतलब कहते हैं ना कि उनका जीवन चलता रहा, जीवन यापन होता रहा। अच्छा, एक बात है, एक लाइन बड़ी जबरदस्त याद आ रही है जो सुनी है कि बहुत सारी जगहों पर घूमने जाने के लिए हम लोग मरते रहते हैं, फलानी जगह ले चलो बुआ, तुम लोग भी कहती हो, है ना, तो कहते हैं काहे मर रही हो, और वहां मरने के लिए लोग जाते हैं। वाराणसी ऐसी जगह है, मणिकर्णिका।
मणिकर्णिका। और ऐसे बहुत सारे वहाँ पे भवन हैं, मुमुक्ष भवन उसमें से खास तौर से, मुमुक्ष नाम ही है कि मोक्ष के लिए जो जाते हैं लोग, तो वहाँ रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब मृत्यु आए और यहाँ पर हम मरे तो मोक्ष मिले। तो यानी कि मरने के लिए, कहीं जाने के लिए मरते रहते हैं हम लोग, और वहाँ मरने के लिए भी जाते हैं लोग। लेकिन वहीं कबीर ने उसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया कि भाई हम यहाँ नहीं मरेंगे, हम तो मगहर में ही मरेंगे, जहाँ लोग कहते हैं कि जान मरने पर नरक मिलता है। तो ऐसे भी लोग हुए हैं, और वो कबीर बनारस में ही जन्मे थे। विश्वास और आस्थाओं से जोड़ता है काशी, संस्कृति साहित्य कला से जोड़ता है काशी, हमारे मन से जोड़ता है काशी, हमारी आत्मा से जोड़ता है काशी। काशी में क्या नहीं है जिसके बारे में हम ना बताएं और हमारे जो सुनने वाले हैं उनको नागवार न गुजरे। देखो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी ऐसी एक एक चीज है कि जिसके बारे में हम एक कार्यक्रम में एक चीज बता सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोगों ने ठान लिया कि पूरा बनारस घुमाना है, तो घुमा देते हैं। क्योंकि भाई 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, और ये गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, और कहा जाता है भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है सावन में, खास तौर से यहाँ दर्शकों का सैलाब उमड़ता है। और अब जब से कांवरियों का बहुत प्रचलन हो गया है तो वो ज्यादा जाने लगे। सावन के सोमवार पर विशेष लोग जाते हैं श्रद्धालु, लाइन बहुत लंबी लग जाती है। अब कॉरिडोर बन गया है, बहुत विशाल परिसर बना दिया गया है, और ऐसा किया गया है कि गंगा से सीधे स्नान करके आप काशी विश्वनाथ में दर्शन करने आए। और काशी विश्वनाथ में जब आप खड़े होते हैं उसके परिसर में, प्रांगण में, तो आपको गंगा नदी सामने दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह से उनकी फिर से कहते हैं ना कि पुनर्निर्माण किया गया है। तो इसकी लगातार जो है कहा जाता है इस पर कि जलाभिषेक करने की एक खास परंपरा है, जो कांवरियों का जो सैलाब आता है। कहते हैं कि 1932 में घोर अकाल पड़ा और यहाँ के यदुवंशियों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, प्रार्थना की, और फिर जलाभिषेक होते ही वर्षा शुरू हो गई और लगातार 3 दिनों तक वर्षा होती रही। और जाहिर है कि तब से उन्हें ये सौभाग्य मिल गया कि यदुवंशियों को कि वो सबसे पहले जलाभिषेक करेंगे सावन में बाबा विश्वनाथ का। ये परंपरा 90 साल पुरानी है जो अभी तक चल रही है। क्या बात है। और वाराणसी के घाटों की अगर बात करें ना, तो क्या सुबह और क्या शाम हर समय रौनक ही रौनक रहती है। गंगा नदी पर मुख्य घाट है दशाश्वमेध घाट, बहुत ही खास जगह है। आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, खास तौर से कई तरह के अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और सैकड़ों की संख्या में इसमें लोग शामिल होते हैं। मंत्रोच्चार के साथ आरती में सम्मिलित होने का अनुभव ही कुछ और है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष भी कहते हैं। हाँ, बहुत बड़ा वट वृक्ष है, और वैसे पूरी धनुष आकार में ये पूरा नगर बसा हुआ है गंगा के किनारे। अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं या धनुष आकार कह सकते हैं, और ये बिल्कुल बीच में दशाश्वमेध आता है। अस्सी घाट भी उतना ही प्रसिद्ध है, चूंकि वहां पर वाहन जाता है दशाश्वमेध, और अस्सी घाट पर तो लोग बड़ी आसानी से वहां जाते हैं। और अस्सी घाट की सैर की जाए तो इसका नामकरण भी तो अस्सी नामक प्राचीन नदी के गंगा के साथ संगम के स्थल होने के कारण हुआ है ये। और ये रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है अस्सी घाट। और पौराणिक कथाओं की अगर हम बात करें तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद माँ दुर्गा ने दुर्गा कुंड के तट पर विश्राम किया और यहीं पर अपनी असी यानी तलवार छोड़ दी थी, जिसके गिरने से असी नदी उत्पन्न हुई। असी और गंगा का संगम विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। यहाँ संगमेश्वर महादेव का मंदिर भी है और दुर्गा कुंड भी है। अस्सी घाट पर सायंकाल गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और घाटों को तो शोभा देखते ही बनती है। तो दुर्गा जी का मंदिर जो है उसके पास में दुर्गा कुंड है। ऐसे ही बहुत सारे तमाम और भी कुंड हैं। कुंडों का शहर भी कहा जाता है, जैसा कि पहले एक साथी ने शायद लिखा है। हाँ। और दुर्गा मंदिर भी वाराणसी में प्रमुख मंदिरों में से एक है, जिसे बंदर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था और इसको गेरू के लाल रंग से रंगा गया है। कहते हैं यहाँ माँ दुर्गा की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, यानी अपने आप प्रकट हुई है। ये सब मान्यताएं हैं। इसकी बहुत कह सकते हैं ना कि प्रामाणिकता ऐसी नहीं कह सकते, ये कहा जाता है वाली बात है ना। हाँ। तो इसके बाद बात आती है कि उसी के आसपास संकट मोचन मंदिर भी है, जो जिसमें भी बहुत सारे बंदर रहते हैं। जो कहते हैं ना कि यहाँ पर 3 दिन का सम्मेलन भी होता है, संगीत का सम्मेलन होता है जब जयंती होती है हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी का यह मंदिर है संकट मोचन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है। उसी के पास में ही तुलसी मानस मंदिर है।
इसका निर्माण 1964 में किया गया था। कहते हैं यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। मंदिर की दीवारों पर ना राजू बिटिया रामचरितमानस की चौपाइयाँ लिखी हैं, रामायण के प्रसंगों के चित्र उकेरे गए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। 3 बड़े बड़े उसमें भगवान जी के मतलब मूर्तियां हैं, राम लक्ष्मण सीता की हैं, विष्णु की हैं, ब्रह्मा जी की हैं, ऐसे सब सुंदर भव्य मूर्तियां हैं। और इसमें पहली ही मंजिल पर रामायण की विभिन्न भाषाओं में दुर्लभ प्रतियों का पुस्तकालय भी मौजूद है और दूसरी मंजिल पर स्वचालित श्री राम कृष्ण लीला आदि होती है। लीला इस तरह से होती है कि उसमें ये सावन के महीने में 1-1.5 महीने का वहाँ पर मेला लगता है। अच्छा। तो लगभग ये दुर्गा कुंड जो मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर और ये मानस मंदिर जो है, इसके आसपास के पूरे इलाके में तरह तरह के झूले लगते हैं। लेकिन तुलसी मानस मंदिर के अंदर जो भव्य परिसर है उसमें तरह तरह के मतलब बहुत पुराने समय के बता रहे हैं, बहुत पहले से उसमें स्वचालित तरह तरह के ये खिलौने जो होते थे ना वो चलते रहते हैं। जैसे रास हो रही है तो उसमें बकायदा चलते रहते हैं, 2-2 सखियां जो हैं वो रास कर रही हैं, या कृष्ण के संग रास हो रही है, झांकियां सजाई जाती हैं। और कृष्ण का जन्म दिखाएंगे तो उसमें कृष्ण वसुदेव जी जो हैं वो सूप में लेकर कृष्ण जी को निकल रहे हैं, फिर खटखट जाते हैं, वो आगे चल रहे हैं और फिर वो ऊपर चढ़ते हैं, मतलब नदी पार कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो वो चलता रहता है। तो वो बहुत कहते हैं ना चित्ताकर्षक होता है। ऐसे ही सीता जी का धरती में जो गई थी, समाई थी, वो है, या अग्नि परीक्षा दी थी उसकी है। तरह तरह की इस तरीके के रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी हुई झांकियां दिखाई जाती हैं, कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई झांकियां सजाई जाती हैं। क्या बात है। अब अगर मंदिरों की बात हम करें तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, और जैसा कि हमने कहा था ना ऐतिहासिक शहर है, तो रामनगर किला और संग्रहालय तुलसी घाट के सामने ही स्थित है। और इस किले का निर्माण 1750 में राजा बलवंत सिंह ने मुगल शैली की वास्तुकला से करवाया था। इस किले में एक संग्रहालय भी है बुआ, जो जहाँ पर आपको पुरानी अमेरिकी कारों के दुर्लभ संग्रह देखने को मिलेंगे, हाथी दांत के काम की चीजें मिलेंगी, मध्यकालीन वेशभूषाएं देखने को मिलेंगी, और एक बहुत बड़ी सी खगोलीय घड़ी है, वो भी वहाँ रखी हुई। क्या बात है। अगर खगोलीय विज्ञान की तरफ हम चलें, खगोल विज्ञान की तरफ, तो भाई जंतर मंतर भी है यहाँ पर। जैसा कि दिल्ली वाला जंतर मंतर तो हम सब जानते हैं, ऐसे ही बहुत बड़ा जयपुर में भी है। लेकिन महाराजा जयसिंह ने 5 हमारे देश में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, और वाराणसी में मान मंदिर घाट पर भी ये स्थित है एक जंतर मंतर। तो हमारे एक साथी ने लिखा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 19 साइट है। इसमें अघोर पीठ, आलमगीर मस्जिद, अशोक स्तंभ, भारत कला भवन, भारत माता मंदिर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, धन्वंतरी मंदिर, दुर्गा मंदिर, जंतर मंतर, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, BHU कैंपस को श्री विश्वनाथ मंदिर, रामनगर किला, बनारस के घाट और तुलसी मानस मंदिर हैं। ये इन्होंने 19 स्थान बता दिए फटाफट। देखा हमारे श्रोता कितना बढ़िया लिखते हैं। और इन्होंने उसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने BHU का जिक्र किया है, तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ये विश्वविद्यालय है। एशिया के सबसे बड़े भूभाग में बना हुआ है ये, इसकी संरचना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही निराली है। कैंपस में बहुत कुछ घूमने के लिए। सबसे खास बात तो यहाँ की बिल्डिंग है, जिसे बनारस की सबसे पुरानी बिल्डिंगों में शुमार किया जाता है, और देश की भी हेरिटेज बिल्डिंग में इसका गिनती की जाती है। इसके अंदर ही एक और काशी विश्वनाथ का मंदिर है, विश्वनाथ जी का मंदिर है, जैसा कि सब जगह पर है। और उसके साथ साथ इसका अपना एक किस समय से इसमें अपने आप मतलब तरण ताल वगैरह हैं, जिसको कहते हैं स्विमिंग पूल आज की तारीख में कहा जाता है, जो बहुत पुराने समय से है वहाँ पर। इसी तरह से इनका अपना पूरा पानी का सिस्टम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। और इतने विशाल कैंपस में है कि अगर कृषि विज्ञान की पढ़ाई करनी हो तो पूरा खेती बाड़ी, पशुपालन, मुर्गी पालन वगैरह सब वहाँ व्यावहारिक रूप से करके दिखाया जाता है। और उसके साथ साथ वहाँ अपने इनके पाइपर्स भी चलते हैं, यानी कि किस जमाने से वहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने का एक क्लब भी है। क्या तो बात वो भी सिखाया जाता है। बनारस की तो शान ही निराली है। अच्छा सुनिए ना, गाना सुन लेना। कला भवन के बारे में भी कुछ जानेंगे, तो पहले गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल।
बनारसिया, हाय बनारसिया, हाय बनारसिया, हाय बनारसिया, बनारसिया। चाल चलाकी हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी, चाल चलाकी हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी। मन के पर भोले भंडारी, मन के पर भोले भंडारी, घाट किनारे उम्र गुजारी, घाट बनारसिया, हाय घाट बनारसिया, घाट बनारसिया। ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठ बनारसिया, हाय 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 ठाठ बनारसिया। रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया। संग में जंगिया जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया। रंग में भंग में रंग, संग में रंग, रंग में संग, रंग में भंग में रंग बनारसिया, संग में रंग, रंग में संग बनारसिया, बनारसिया, हाय बनारसिया। सूरत में सब कर जावे आई ते जो अपनी आवे, सूरत में सब कर जावे आई ते जो अपनी आवे। गाल में जब ये पान दबावे, गाल में जब ये पान दबावे, तीन ताल में चलते जावे, बाट बनारसिया, हाय बाट बनारसिया, बाट बनारसिया। ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया। रंग में भंगिया भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया। संग में जंगिया जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया, बनारसिया, घाटों में घाट, ठाठों में ठाठ, नाचों में नाच, बनारस। बनारसिया। हम्म। तो बनारस का रस बना रहे, लेकिन यहाँ जो पढ़ाई लिखाई की जो परंपरा है वो अपने आप में, जैसे तुमने कहा था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मजेदार चीजें हैं। क्या क्या बताएं और क्या क्या छोड़ें। भारत कला आपने भवन बहुत बढ़िया है, उसका फ्लाइंग क्लब की बात बताई थी। और भारत कला भवन की अगर हम बात करें तो उसकी तो बात ही एकदम निराली है। वहाँ पर इस म्यूजियम है ये। हाँ। और वहाँ पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। उनकी पुस्तक, उनकी पोशाक, उनका साफा, खड़ाऊ, चश्मा, वो सब रखा है, संजो के रखा गया है। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी यहीं पर रखा हुआ है, जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर के देशों से भी लोग आते हैं। इसी के बारे में और बताते हुए हमारे साथी लिख रहे हैं कि स्थापना तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, और यहाँ का संग्रहालय इन्होंने लिखा है, समय भी बता दिया कि भाई सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक
जुलाई से अप्रैल महीने तक, और 7:30 बजे से 12:30 बजे तक शनिवार रविवार, और विश्वविद्यालय में छुट्टी के दिन बंद रहता है। पूरी जानकारी दे दी है भाई, घूमने जरूर जाना। क्या बात। और काफी समृद्ध है। इस संग्रहालय में लगभग 1 लाख वस्तुएं हैं जो 9 गैलरियों में रखी गई हैं। इसी परिसर में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भी है। एक मानसिंह वेधशाला भी परिसर में स्थित है। पत्थरों की बनी ये वेधशाला के अब ध्वंसावशेष ही बचे हैं, और ये वेधशाला पर्यटकों के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुली रहती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है कि फिर इन्होंने वही मान मंदिर घाट के पास एक स्मारक भी है, रामनगर के किले की बात इन्होंने की है, संग्रहालय की बात की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत दुर्लभ पुस्तकें हैं, और कई मंजिला ये जो है कहते हैं ना कि पुस्तकालय जो है वो वाकई देखने लायक है। वाह। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा माहौल है कि आप जाएं तो जैसे कहते हैं ना कि मंदिरों में जाएं या किसी ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो मन श्रद्धा से भर जाता है जी। तो ऐसा ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में कदम रखने के बाद जैसे आपका मन चाहे जितने बड़े हो जाएं, घूम घूम कर उन्हीं किताबों, हाँ। उन्हीं पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भागने लगता है। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें कुछ अलग ही बात होती है। और भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो जिस जमाने में पूरे हमारे देश में 3 ही थे, उस समय से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो कुछ तो है खास बात। और वाराणसी की अगर बात करें तो इसमें शायद 4 विश्वविद्यालय हैं। संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, और ऐसे ही तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज हमारे साथी ने पहले ही बताया वो भी है। तो भाई विश्वविद्यालयों की भी नगरी है, मंदिरों की भी नगरी है। अब अगर काशी के आसपास की जगहों की बात करें तो चंद्रप्रभा एक जगह है जो एक पिकनिक स्पॉट सा है, और यहाँ पर जैसे होता है ना वीकेंड पे लोग जाने का प्रोग्राम बनाते हैं सावन में खास तौर से। हाँ, तो ये करीब एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 78 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की नौगढ़ और विजयगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है। नौगढ़ विजयगढ़ सुन के चंद्रकांता याद आ गई। बस याद आ गया बिल्कुल। चंद्रकांता की कहानी। हाँ, कहते हैं देवकी नंदन खत्री ने यहीं से प्रेरणा ली थी। बिल्कुल, चुनार में वो किला है। हाँ। और ऐसे ही रहस्यमयी उसमें दरवाजे भी हैं, और बिल्कुल वैसे ही कुछ है। उन्होंने ऐसा कोई कल्पना तो थोड़ी बहुत की है, उन्होंने तिलस्म तो रचा, लेकिन वो प्रेरणा उन्हें वहीं से मिली। बिल्कुल। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि उनकी आबादी अब कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो आप उनका भी आनंद लें, उनके संरक्षण का भी ख्याल रखें। इसके संग संग वाराणसी की अगर बात करें राजुल बिटिया ना, तो इतनी ढेर सारी चीजें हैं। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हमारे साथी ने जैसे लिख कर भेजा है, माँ अन्नपूर्णा की भी मूर्ति है, यानी मंदिर है। और इस अन्नपूर्णा मंदिर में उन्होंने बताया हाथ में उन्होंने कड़छी ले रखी है, और शिव जी बाहर उनसे पात्र में भिक्षा मांग रहे हैं, यानी खाना मांग रहे हैं, और माँ अन्नपूर्णा उन्हें दे रही हैं। कुछ इस तरीके से बड़ी सुंदर है। इसके बारे में हम बताएंगे विराम के बाद या पहले ही? विराम के बाद। अच्छा।
भाई काशी में तो घूमने की बहुत सारी जगह है, और काशी के आसपास भी जो घूमने की जगह है उनके बारे में भी हमने बात की थी। जैसे तुमने बताया चंद्रप्रभा, ऐसे ही राजदरी, देवदरी, लखनिया दरी, ऐसे बहुत सारे जो झरने हैं छोटे बड़े, उनमें आप कभी भी घूम सकते हैं। हाँ, उनके और बारिश किनारे में तो बहुत। और बुआ ये भी सुना है कि बड़े रहस्यमय से हैं वो काफी गुफाएं हैं वहां पर, और जी। कहते हैं कि उन गुफाओं का प्रयोग जो है राजा जो रहते थे, राजे महाराजे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए छुपते छुपाते जाने के लिए किया करते थे उन गुफाओं के बीच से। तो हालांकि उन गुफाओं में जाने की मनाही है क्योंकि वहाँ बिल्कुल घोर घटाटोप अंधेरा रहता है। लेकिन फिर भी बाहर जाके आप पिकनिक मना सकते हैं। लेकिन हाँ, जब पिकनिक मनाने जाएं तो उसके सब जो नियम है उनका जरूर पालन कीजिएगा। लेकिन जो हम विश्वनाथ मंदिर के पास अन्नपूर्णा मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की बात कर रहे थे, उसमें विशेष बात यह है कि जब दीपावली के दूसरे दिन जब अन्नकूट का दर्शन होता है, अन्नकूट मनाते हैं हम लोग, तो मां अन्नपूर्णा की एक और वहां पर स्वर्ण निर्मित वो रखी है मूर्ति। तो ऊपरी मंजिल पर रात भर उनका दर्शन होता है, यानी अनवरत 48 घंटे के लिए उनको निकाला जाता है और 56 भोग उनके आगे रखे जाते हैं, और वो सोने की मूर्ति का दर्शन हमारे श्रद्धालु लोग करते हैं। तो वो बड़ा अप्रतिम होता है। ऐसे ही वहां पर नाटिमली का भरत मिलाप का मेला है, गंगा के किनारे, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, नागनथैया होती है, कृष्ण जब खेलते हैं उसके बाद वो नागनथैया करते हैं। तो ऐसे बहुत, कालिया मर्दन जो कहते हैं ना जिसको, वो इस तरीके के बहुत सारे वहां पर। और बुआ सावन का जल विहार, जल विहार, अरे भाई तुम तो इतनी लंबी लंबी बात करवाओगी तो हो चुका। देखो वहां पर सारे मंदिरों में जल भरकर पानी भरते हैं, गंगा का पानी भरते हैं। और अब आप सोचेंगे कि कैसे भरते हैं, तो जो परिसर रहता है उसमें जो कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी की दीवार बनाते हैं, टेम्पररी दीवार एक बना देते हैं, और बकायदा जल उसमें भरा जाता है, ताकि हम जो सावन का आनंद ले रहे हैं, पानी का, रिमझिम बारिश का, वो भगवान लोग भी लें। तो ऐसे जैसे देवी की अगर मूर्ति, जैसे विंध्याचल का अगर दर्शन लोगों ने किया है तो दीवार में है, तो उनके आगे भर के एक छोटी सी प्रतीक स्वरूप नाव चलाते हैं, उसमें देवी को बिठाते हैं एक मूर्ति, और उसमें उन्हें जल विहार कराते हैं। और ऊपर भी ऐसे लगाते हैं स्प्रिंकलर, ताकि उन्हें रिमझिम रिमझिम मतलब फुहार भी ऊपर से पड़े। और सिर्फ देवी को नहीं, देवताओं को नहीं, बल्कि जो दर्शन करने आए हैं उनके ऊपर भी रिमझिम रिमझिम बारिश होती रहती है। तो इस तरीके के लगभग सारे मंदिरों में जल विहार किया जाता है। और ये दिन होता है राजुल बिटिया रक्षाबंधन के दिन, यानी जिस दिन सावन का अंतिम दिन होता है। भारत में धर्म का यही तो रूप है ना, कि जो हम स्वयं कर रहे हैं वही दूसरों के लिए करें, और जो दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं वो अपने अंदर भी लाएं। तो बस इसी बात को पूरा किया जाता है। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर रूपों में पूरा किया जाता है। अब और बाकी खान पान की तो बड़ी चीजें प्रसिद्ध हैं। हाँ, और हमारे कुछ साथियों ने आसपास के कुछ और इलाकों की भी बात की है, लेकिन वो तो पूरा घूमने की जगह है। सारनाथ अगर मिर्जापुर की बात करें या सारनाथ की बात करें या विंध्याचल मंदिर की बात करें, तो मिर्जापुर अपने आप में, सोनभद्र पूरा इलाका अपने आप में घूमने की जगह है। वहां पर हम फिर कभी चलेंगे। अरे भाई बनारस आए हैं तो जरा सा वहाँ की कुल्हड़ वाली लस्सी पी जाए, और वहाँ का वो जो गर्मा गर्म दूध होता है उछाल के जो दिया जाता है पका हुआ, वो पिया जाए, जलेबियाँ खाई जाए, रबड़ी खाई जाए, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाई जाए, और फिर अंत में पान का मजा लिया जाए, और कचौड़ियाँ। क्या बात है। कचौड़ी, जलेबी, और उसके बाद पान। और अगर कुछ खरीदना है तो बहुत हस्तशिल्प के लिए तो मशहूर है ही बनारसी साड़ियाँ, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसके अलावा आप जो काठ के वो होते हैं खिलौने वगैरह, वो भी बहुत मशहूर है, पारंपरिक रूप से वहाँ बनाए जाते हैं। उसके संग संग पीतल के बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पूरा ठठेरी बाजार है, उसके संग भी पीतल के बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन एक बात और है कि बाकी चीजें तो है ही, और क्या बताना चाह रही हो, कारपेट आसपास में ही बनता है, कालीन, है ना, और बहुत सुंदर सोने के जेवर भी वहां पर मिलते हैं। तो भाई भदोई कालीन है, संगीत वाद्य यंत्र है, और आपको बनारस की गलियां ही अपने आप में ऐसी घूमने की जगह है कि मतलब हर गली में एक नया आकर्षण, एक नया अचरज आपका इंतजार मिल रहा है। लेकिन उसके संग संग अगर आधुनिकता की बात करें तो अब तो गंगा में क्रूज चल रहा है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो बस आधुनिकता और प्राचीनता के इस अद्भुत संगम को समेटे बनारस को मतलब हम घूम कर आए हैं, और अब इस गाने को सुनते हैं। बिल्कुल। नदी किनारे कोई पुकारे, नदी किनारे कोई पुकारे,
कोई पुकारे पास हमारे आ। क्यों सर मारे बोल के हारे दूर यहाँ से जा। नदी किनारे कोई पुकारे। छोरी मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आओ मिले हम चोरी चोरी छुप छुप नीम तले। काहे की तेरी मेरी जोड़ी, काहे की तेरी प्रीतनी घोड़ी, काहे को मेरी बाह मरोड़ी, काहे को पड़ गले। छुप छुप नीम तले काहे को पड़ गले। हम हैं बेचारे मारे मारे हम हैं बेचारे मारे मारे फिरते हैं प्यारे। क्यों सर मारे बोल के हारे दूर यहाँ से जा। नदी किनारे कोई पुकारे। नखरे दिखाओ न चमक छल्लो, बांध हमारी पगड़ी से पल्लो, पीछे पीछे हमारे चलो गोरी हमारे गाँव। धूप को धूप लगे तुम हुलाए, गोरा मोरा बदन मुरझाए, नाजुक नार चला ना जाए, मेहंदी लगी मेरे पाँव। गोरी हमारे गाँव जा मेहंदी लगी मेरे पाँव। पाँव तुम्हारे सर पे हमारे, पाँव तुम्हारे सर पे हमारे मेरे सहारे। क्यों सर मारे बोल के हारे दूर यहाँ से जा। नदी किनारे कोई पुकारे। नदी किनारे कोई पुकारे। बुआ, हाँ, हमारे साथियों ने चापलूसी और प्रशंसा के बीच का फर्क बहुत अच्छे से महसूस किया है। जैसे एक साथी लिखते हैं कि एक दिल में होती है, दूसरी जुबान से। एक में असलियत होती है, दूसरी में स्वार्थ छिपा होता है। क्या बात। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अपनी चापलूसी की वजह से आगे बढ़ना चाहते हैं। चापलूस व्यक्ति हमेशा अपने आप को कमजोरी समझेगा, उसे अपनी काबिलियत पर कभी भरोसा नहीं होता। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। और ये भी लिखते हैं कि जो इंसान चापलूसों से घिरा रहता है वो एक दिन मुसीबतों के दलदल में गिरा रहता है। क्या बात है। बड़ी अच्छी अच्छी बात वैसे लिखते हैं भाई। हम तो मतलब अच्छा, वैसे चापलूसी क्या है? मतलब जैसे कोई कह दे कि भाई आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, बालों का स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, अरे वाह ऐसा खाना तो आज तक नहीं खाया, जादू है आपके हाथ में। तो अब भाई सोचने में पड़ जाते हैं कि सच्ची कह रहे हैं या ये हमारी चापलूसी कर रहे हैं, खिंचाई कर रहे हैं हमारी ये। तो ये बात है। हाँ, कभी कभी ये लगता है कि अगर आपको ये मालूम हो कि सामने वाले को आगे कुछ काम है तो समझ में आता है कि इस समय तो चापलूसी ही कर रहा है। भले ही दिल से भी हमारा प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने वाला है, प्रशंसक है, लेकिन इस समय तो भाई चापलूसी कर रहा है। वही तो बात है ना, किसी वरिष्ठ को या अपने अधिकारी को या किसी सामाजिक आर्थिक हैसियत में जो हमसे आगे हैं, उनको अगर उनकी तारीफ कर दी जाए तो उसको चापलूसी या मक्खनबाजी समझ लिया जाता है। और अगर खास तौर से ये तारीफ उसकी मुंह पर की गई है तो मतलब पक्का हो गया, बिल्कुल स्टैंप लग गया कि भाई हाँ ये तो चापलूसी की गई है। तो क्या किया जाए? क्या किसी की तारीफ ना की जाए? कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको ना अच्छा कहा जाए, मुंह से लिया जाए? देखो ऐसा नहीं है, कहना बहुत जरूरी है। ये बहुत दिलदार लोग करते हैं किसी की तारीफ। ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है, तारीफ करना बहुत कलेजे की बात है। जैसे कि आपको बड़ी हिम्मत चाहिए। जिसका दिल बड़ा होता है, जैसे कहते हैं ना, केवल उम्र से आदमी नहीं उम्र बड़ा हो जाता कि अब पता लगा कि हम 50 साल के हो गए, 60 साल के, अब तुम लोग सोचते हो कि हम 60 के होने वाले हैं तो हम बस तारीफ करते रहे। अरे नहीं, उसके लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, है ना। अब हालांकि हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि चापलूसी एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने वाला निखर जाता है और लगवाने वाला बिखर जाता है। हो क्या बात है। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल बात कह दी, लेकिन बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि चापलूसी जो है, जो कि झूठी प्रशंसा, जैसे कि हमारे एक साथी ने पहले ही कह दिया था, तो झूठी प्रशंसा तो सच में, और वो भी तब जब वो आपके सिर पर चढ़ जाए, तब नुकसानदेह होती है। लेकिन अगर वो सच्ची है तो भाई नहीं होती है। देखो बिटिया, ऐसा है ना कि देखो
जिसकी हो रही है तारीफ उसको पता रहता है, उसको ईमानदार होना बहुत जरूरी है। उसे मालूम है कि वो कितना अच्छा है और कितना नहीं। अगर जितना है उसको मालूम है, उससे ज्यादा अगर हो रही है तो समझ जाओ भाई, सतर्क हो जाओ। सतर्क हो जाओ। और दूसरा हम लोग एक गाना सुन ले। ऐसा? हाँ। लो, अब हम कहेंगे कि बड़े समय से तुमने ये बात कही, तो तुम सोचोगे हम तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं। देखो राजुल बिटिया, देखो तुम मन की ज्यादा बात ना करो। हमारे साथी लोग बहुत अच्छी अच्छी बात लिखकर भेज रहे हैं और लिख रहे हैं कि चापलूसी की 4 रोटी ज्यादा खाने से बेहतर है कि मैं एक वक्त भूखा ही सो जाऊं। वाह, क्या बात है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि जिसके मुंह से चापलूसी की चाशनी बहे, समझ लेना वो इंसान जलेबी की तरह सीधा है। तो ये तो आप समझ लेंगे और होशियार हो जाएंगे। ये हुई होशियारी की बात। अब एक जो दूसरा पहलू है कि भाई बहुत से लोग कहते हैं भाई हम तो किसी की तारीफ करते ही नहीं है। सर पे चढ़ जाते हैं लोग, या ये कह देते हैं कि अगर हमने तारीफ की ना तो वो समझेंगे कि हम उनकी चापलूसी कर रहे हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं कहते हैं। कुछ नहीं कहते। तो भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि प्रशंसा करना भी बहुत हुनर की बात है। दिल कलेजे गुर्दे की बात है, और उसके लिए भी आपको बहुत हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। मानना पड़ता है दूसरों की खूबियों को, और ये स्वीकार करना पड़ता है कि कोई आपसे बेहतर है। हमारी साड़ी से भी दूसरे की साड़ी सफेद हो सकती है सामने वाले की। बिल्कुल। तो कभी कह दो भाई। हाँ, है ना? बिल्कुल कह तो बिल्कुल कहना चाहिए। अगर सच में आपको लगता है कि ये काबिले तारीफ है तो उनकी प्रशंसा कीजिए, लेकिन हर चीज जैसे सीमा में रहकर अच्छी लगती है, तो वैसे ही प्रशंसा जब सीमा में रहती है तो जाहिर है कि वो चापलूसी तक नहीं पहुंच पाती। और फिल्मोर जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि हम जो कुछ भी प्रशंसा करते हैं उससे हम बढ़ाते हैं। पूरी सृष्टि प्रशंसा का जवाब देती है और प्रसन्न होती है। तो मतलब प्रशंसा एक ऐसी चीज है जो कि ये है कि ईश्वर की बनाई हर चीज का गुणगान करना। हाँ भाई देखो, वैसे भी टॉल्स्टॉय ने भी कहा ना कि सबसे अच्छे और सबसे सरल
संबंधों में चापलूसी या प्रशंसा आवश्यक है, जैसे पहियों को चालू रखने के लिए तेल आवश्यक है। तो भाई अब चला के रखना है संबंधों को तो तेल डालते रहो। तो पति पत्नी से अगर बात नहीं करेंगे तुम कहाँ ले गई बिटिया तुम? अरे अभी ससुराल जाना है ना, हमें मालूम है, तभी तुम समझ रहे। आप सावन भर तो रह लो, उसके बाद मेहंदी वेहंदी जब लगेगी तब देखा जाएगा। सब विदाई विदाई की तैयारी हो जाएगी, तब ना जाओगी, तब देखा जाएगा। लेकिन हमारे जो साथी पहले ससुराल की बातें करेंगे उसका क्या? देखो हमारे साथियों ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ससुराल की जो बात है वो तो है ही, लेकिन उन्होंने एक बड़ी संवेदनशील बात लिखी है कि जो लोग घर जमाई बन जाते हैं उनका क्या। तो या तो बड़े निकम्मे टाइप के होते हैं, मतलब इन्होंने लिखा है, और बड़े आलसी होते हैं इसीलिए बन जाते हैं। उनके बारे में जरूर कभी चर्चा कीजिएगा। तो हालांकि आज हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन आपकी सच बात है कि जो लोग घर जमाई बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं। कभी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी उसमें सकारात्मक पहलू भी हो सकता है, दोनों तरफ की आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। हो सकता है कि उनके ससुराल की ही आवश्यकता हो कि वो वहां रहें। तो अब वो परंपरा जो है कि बिल्कुल ससुराल, तो पहले तो ससुराल में लड़के 2 दिन से ज्यादा रह जाते थे तो घर में आते थे तो बड़ी भूकंप आ जाता था। नहीं आ जाता था, वो जब लौटते थे तब तो बिल्कुल उसका तो मुंह कटहल की तरह लटकता था, क्योंकि सारे लोग इतना उसको सुनाते थे, इतना सुनाते थे कि पूछो मत। ससुराल के हो गए है ना, वहाँ नवाह पढ़ने गए थे, वहाँ पाठ बैठाया था। और कौन जाने बेचारे जब ससुराल गए तो कैसे डरे सहमे से गए, वहाँ कैसे चुपचाप बैठे रहे कि भाई ससुराल में कुछ ऐसा ना होने पाए कि जिससे अपने घर के सम्मान में कहीं ठेस लग जाए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बुआ, एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था। पहल जब एक बहू ससुराल पहुंची थी तो एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था। रसोई छुआई गई थी जब उससे। लेकिन वो किस्सा हम इस गाने के बाद अगर बताएं तो फिर गाना। अच्छा चलो, अब किस्सा सुनने का तो मन कर रहा है, लेकिन चलो बाद में सुनेंगे। ला 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 ला, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये, मेरा सिंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरे छोटे से बगिया के ओ बागबान, मेरे छोटे से बगिया के ओ बागबान, तेरे दम से है सारी बहारें यहाँ, तेरे दम से है सारी बहारें यहाँ, सारे बागों से अच्छा ये गुलजार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरा जीवन है एक मुस्कुराहट तेरी, मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, मेरी दुनिया है कदमों की आहट तेरी, तेरे कदमों में ही मेरा घर बार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, छोड़ के मैं तुझे कोई जन्नत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, तेरे बदले में दुनिया की दौलत न लूं, मेरी पूजा पिया तेरा दीदार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है।
ये छोटा सा संसार जब शादी के बाद लड़की पहुंचती है तब उसको नजर आता है। और इसके बारे में हमारे साथियों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। एक साथी लिखती हैं कि पहले हम ससुराल में सभी के आकर्षण का केंद्र रहते हैं, सबका ध्यान हमारी ओर ही रहता है। हम भी थोड़े से डरे सहमे से होते हैं। माँ ने मुझे पूछा कि गाड़ी चलाना जानती हो? मैं बोली हाँ। बोली चलो बिठाकर मंदिर ले चलो। 10 दिन भी नहीं हुए थे शादी को, रास्ते पता नहीं। पर मुझे मेरी सासू माँ ने कहा अरे मैं बताऊंगी ना। अच्छा। हाँ, बस तो उन्हें बिठाला और वो बताती गई, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। बस उसके बाद से हमेशा हर मुश्किलों में उन्होंने ही रास्ता दिखाया, बहुत प्यार से रखा था। क्योंकि हमें कोई नंद नहीं है और घर में मैं सबसे छोटी थी। फिर मुझे तो कुछ ज्यादा ही लाड़ दुलार मिला उनका। उनको लड़कियों का वैसे ही बड़ा क्रेज था। अब वे नहीं है, पर हमेशा उनकी ये बात मैं समझाती हूँ, बताती हूँ, मुझे याद रहेगी। ओहो, क्या बात है। बड़ी प्यारी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है कि ससुराल में फार्म हाउस था और उसके बीच घर बना था। बहुत सी गाय भैंसे थी, सब्जियां और गुलाब के फूलों की खेती होती थी। भाई क्या बात है। क्या बात है। संयुक्त परिवार था। शादी के 2-4 दिन बाद जब खाना बनाना पड़ा, वो भी चूल्हे पर, तो हालत खराब हो गई। एक तो साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, फिर रोटी चूल्हे पर बनाकर तवे पर डालती तो चूल्हा बुझ जाता था। लकड़ियां नहीं डालती, फिर सास ने देखा तो सामने बैठ जाती, चूल्हे में आंच लगाती रहती। फिर उन्होंने सिखाया तो धीरे धीरे मैं स्वयं बनाने लगी। आजकल वो समय नहीं रहा, न संयुक्त परिवार न चूल्हे। क्या लेकिन बात। इन्होंने जिस तरीके की चर्चा की है, बताया है, मुंह में पानी आ रहा हाँ। है ना। अरे बुआ अभी पानी नहीं आएगा। याद है आपको एक चाची जी थी जो कि आई थी। हाँ। वो जब शादी होके आई और उनको रसोई छुलाई गई, याद है। तो वो हमेशा बताया करती थी कि कैसे जब उन्होंने रसोई छुई थी तो पहले के समय में ऐसा होता था ना, शादियां कई कई दिनों तक बारातें रुकती हाँ, थी। हाँ, और दुल्हन की तरफ तो बस यही होता था कि उसे रस्में निभानी है। अब वो सोएगी कि नहीं सोएगी, खाएगी कि नहीं खाएगी, इसका बड़ा ध्यान जरा थोड़ा कम ही जाता था इस हाँ भाई, तरफ। कैसे करे इतना, एक के पीछे एक एक रस्म लगी रहती थी। फिर कोई मिलने जुलने आ रहा है, मुंह दिखाई की रस्म तो सबसे ऊपर रहती थी ना भाई। तो भाई इन्हीं सब में वो व्यस्त रही। अब बड़ी जोर से उनको नींद आ रही थी, तो कहा गया कि कल कुछ ऐसा समय है कि सब लोग जल्दी ही निकल जाएंगे जो बाहर से आए हैं, तो आज इनसे रसोई छुआ ली जाती है और तुम जो हो पुए बना दो। अच्छा। तो पुए बनाने के लिए अब उन्होंने सोचा कि पुए तो याद किया उन्होंने और सारी वो घोल घोल के रख लिया। लेकिन अब जब बनाने के लिए कढ़ाई वढ़ाई चढ़ा दी गई तो उन्हें बड़ी जोर की नींद आ रही थी। और उन्होंने उसमें हाथ डाला कटोरे में और कैसे चुआती जा रही थी, जो कि चूल्हे पे के बाहर गिर रही थी कुछ कुछ पकौड़ियाँ। ये उनकी साथ बैठी जेठानी ने देखा और फिर वो उन्होंने बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ के कहा कि तुम जाओ सो जाओ। हाँ, तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहो घूंघट काट के, और हम जल्दी जल्दी बना देते हैं। तो भाई उन्होंने बना दी और इस तरह से बचा लिया। तो होती थी कुछ रस्में ऐसी भी होती थी जो जरूरी होती थी, लेकिन उनको करने वाले को जितना मजा आता था, करवाने वाले भी काफी सतर्क और सजग रहते थे। ऐसे लोग सहयोग भी देते थे कि कहीं भाई ऐसे लोग भी मिलते हैं। और कभी लोग तो उजागर कर देते थे कि लो भैया देखो अम्मा ये सो रही हैं, कैसे कर बनाएंगी, कैसे घर चलेगा। सही बात है। तो बस लगता था सारा कुछ इसी दिन हो जाएगा। ऐसे इन्होंने लिखा है कि मेरे लिए ससुराल का पहला दिन बहुत ही मुश्किल भरा था, क्योंकि वो दिन था ससुराल पहली होली और मेरे ससुराल से बहुत सारे साले सालियां हैं। और जब उन लोगों ने रंग लगाया तो 4 दिन तक नहीं निकला था, पर आओ भगत भी बहुत हुई थी, तरह तरह के पकवान। क्या बात है। इसके बाद मतलब इतने खुश हो गए कि इसके आगे कुछ लिख ही नहीं पाए। पकवानों के स्वाद याद आने लगे। तो भाई ऐसा ही होता है। एक जानने वाली थी, वो कहा करती थी कि ससुराल सुख का सार होता है। वाह। ससुराल सुख का सार होता है। तो उनके भी कुछ ऐसा ही अनुभव थे कि उन्होंने आकर ससुराल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ कड़वे अनुभव भी हुए, लेकिन उन सब से सुख ही मिला। तो वो यही समझाती थी कि सुख का सार ही होता है बिटिया ससुराल। राजुल बिटिया, यही तो हम कह रहे हैं। अब देखो इन्होंने भी तारीफ की ना अपने ससुराल की, तो थोड़ी तो प्रशंसा इन्होंने की, चापलूसी तो नहीं की। बिल्कुल। कितना इनका दिल बड़ा है, देखो जरा सा, है कि नहीं। बुराई ना करके तारीफ ही तारीफ की। तो अब जब तारीफ की बात की तो हम भी तारीफ का कुछ काम कर दे। तुम कर दो थोड़ा सा अच्छा सा गाना सुनाना। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
वो घड़ी वहीं रहे। बस हम तो यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं बुआ। देखिए ना, घड़ी कितनी आगे बढ़ गई है और कार्यक्रम में इजाजत लेने का वक्त आ गया मन है। नहीं कर रहा है, लेकिन अब विदा लेना पड़ेगा। तो प्यारी बुआ और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली